आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, आजकल पूरे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में चर्चा का मुद्दा भी इसी के इर्द गिर्द होना लाजमी है। अब देखिए ना, नीतीश से झटका खाए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कहते हैं मोदी जी कोई अवतारी नहीं है, इनकी विदाई 4 जून को हो जाएगी। दरअसल ये इस तरह का पहला बयान नहीं है, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो लगातार हर मंच से इस बात का दावा कर रहे हैं कि 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल का यह भी दावा है कि मोदी जी किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री देश के अगले नहीं बनने वाले हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल में अच्छे दिन तो नहीं ला सकी, लेकिन अब 4 जून को खुशियों के दिन आने वाला है। अभी तक सुनते रहे मन की बात, अब होगी केवल संविधान की बात एनडीए की जाए तो उस मंच से भी विपक्षियों पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं दिखता। पहले बात की जाए बीजेपी के सर्वाधिक डिमांडिंग और फायर ब्रांड नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मंच से एलानिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि इस बार चुनाव में एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। विपक्षी दल रामद्रोही हैं। कांग्रेस ने वीर बहादुर सिंह को केवल इसलिए मुख्यमंत्री पद से हटा दिया कि वो राम भक्त और बाबरी मस्जिद में ताला खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। भला चुनावी मंच हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो, ऐसा कहां हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन पर सवाल खड़ा करने से नहीं चूक रहे। कहते हैं जब से गठबंधन के चेहरे से हमने नकाब हटाया, तब से इंडी गठबंधन का होश उड़ा हुआ है। मोदी जनता को भरोसा देते हैं कि उनका अन्न और पानी उनके जीते जी कोई नहीं छीन सकता। बड़े दावों वालों का ये आखिरी चुनाव है। यानी दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है कि जब देश में 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है और केवल 57 सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होने वाला है, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी मंच से तकरार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं कुछ सियासी बयान, फिर मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं लगातार देख रहा हूं इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। 4 जून को जादवपुर और कोलकाता, पूरा बंगाल बड़ी संख्या में कमल खिलाने जा रहा है। मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं क्या? सारा प्लान बना। मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। हम लोग का बनेगा। याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी। सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती। इनको अपनी सीमा में बांध दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है
तो जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। तो सुना आपने किस तरह से सियासी मंच से आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी अपने चरम पर है। हालांकि देखा जाए तो अब देश में एकमात्र चरण का चुनाव बचा है, 7वें चरण का चुनाव। 57 सीटें शेष हैं जिस पर जमकर सियासत हो रही है और सारे सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे एनडीए की बात की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की, दोनों दमखम के साथ चुनावी मैदान में डट गए हैं। दावा दोनों की तरफ से है। कोई कहता है कि इस बार 400 पार, तो दूसरा धड़ा कहता है कि इस बार एनडीए की विदाई होने वाली है। लालू प्रसाद यादव को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सियासत अपने चरम पर है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि 7वें चरण में आखिर क्या कुछ मुद्दे रहते हैं। ये तो 1 जून को पता चल जाएगा कि जनता किन के दावों पर यकीन करती है और किसके पक्ष में मतदान करती है। लेकिन इससे भी अहम दिन होगा 4 जून का, जब देश में ईवीएम पर काउंटिंग शुरू होगी और ये तय होगा कि कौन किस ओर जा रहा है, किसको कितनी बढ़त मिलती है, किसका मुद्दा हिट होता है और किसका मुद्दा फ्लॉप होता है। लेकिन फ़िलहाल बात की जाए अलग अलग मुद्दों की, तो मैंने एक लंबी फहरिस्त तैयार की। एनडीए के मुद्दों की बात की जाए जो सियासी मंच से पूरे चुनाव के दौरान गुजरा, उसमें मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, पीओके, करप्शन, परिवारवाद, गारंटी, राम मंदिर और विकसित भारत का एक सपना, ये एनडीए की ओर से मुद्दे उठाए गए और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो संविधान, किसानों को एमएसपी, बेरोजगारी, महंगाई, एजेंसियों का दुरुपयोग और मोदी के बाद अमित शाह को सत्ता सौंपने की बात मंचों से उठाई गई। इसके इतर जो ओबीसी आरक्षण की बात की गई, SC ST आरक्षण की बात की गई, मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, ये सब मुद्दे भी सियासी मंच पर जमकर छाए। हालांकि ये बात अलग है कि आम जनता इस बार बिल्कुल साइलेंट है। मीडिया के सामने उनके कुछ बयान आते हैं और हकीकत में अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो उनका बयान बदल जाता है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मयंक जी का बहुत बहुत स्वागत है, आप आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का आप पक्ष रखेंगे। राजेश आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज का जो चर्चा होने वाला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। राजेश जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अपनी परंपरा के मुताबिक मैं आप ही से करूंगा। सुना आपने सियासी दलों का, सियासतदानों का बयान। अब आखिरी चरण का रण बचा है, क्या लगता है? चूँकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों से आपकी भी मुलाकात होती होगी, सारे सियासी दलों के नब्ज़ को भी टटोलते हैं, तो इन दावों में कितनी हकीकत लग रही है, किसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है? चुनावी 7वां चरण चुनाव का आते आते अब फिर से वाद विवाद की प्रतियोगिता कह लीजिए कि मंच से शुरुआत हो गई है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। परिणाम तो 4 जून को आएगा, पर ईवीएम में कैद और जो चुनावी माहौल पूरे देश में एक बना है और पीछे चुनावी आंकलन अगर आप करेंगे तो मेरा तो मानना है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अब सीटों का हेर फेर हो सकता है, पर बहुमत के साथ ये सरकार बनाएंगे, ऐसा आंकलन है मेरा। क्योंकि जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा है, चुनावी माहौल को देखा है, लोगों के नब्ज को टटोला है, तो उसके अनुसार ये चीज़ें तो दिखाई पड़ती है। अब 7वें चरण में जो वाक युद्ध शुरू हुआ है मंचों से, संविधान, मुस्लिम,
ओबीसी, दलित, पिछड़ा, ये एक बड़ी अजीब सी बात उभर कर आई है। मैं आपको बताऊं कि संसद में 545 सीट है, 545 सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 543 पे चुनाव होता है, 2 सांसद राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन नियुक्त करते हैं। ये भारतीय संविधान में परंपरा है। संविधान के छेड़छाड़ की बात हो रही है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान छेड़ के मुस्लिम का आरक्षण दे देंगे, मुस्लिमों को, दलितों का आरक्षण। वो कहते हैं कि दलितों का आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण ही समाप्त कर देंगे। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सन 1990 में मुंबई केस में बोमई केस हुआ था एक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ कर दिया था कि अब संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है जी। ये एक बड़ी तकनीकी बात है। अब जब मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता तो अब कैसे क्या होगा, इसके लिए लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं और वो लोग तय करेंगे। पहले सरकार तो बन जाए। ये एक भ्रामक प्रचार है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान से ये हट जाएगा, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, नया संविधान बनेगा। तो संविधान के इन सब चीज़ों पे कहीं कोई ये, हालांकि अब तक लगभग हमारा मानना है कि एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर 100 से तक तो 80-90 संशोधन तो संविधान में हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस के समय में हुआ है। उस समय ये सब चीज़ें कभी विवाद नहीं हुआ, जनता जानती भी नहीं थी। संसद में बात आई, संशोधन हुआ और संशोधन होके घुस। आज सार्वजनिक मंचों से संविधान के संशोधन की बात होने लगी है। दूसरा पक्ष आता है चुनाव में मुस्लिम समाज को लेकर इंडी गठबंधन इतना भावुकता दिखा रहा है और इतना वो मतलब सहानुभूति जता रहा है कि मैं तो बड़ा हतप्रभ हूँ टिकट वितरण में। मुजफ्फरनगर, आपका बिजनौर, आपका मुरादाबाद, ये सब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहाँ से मुस्लिम मतदाता नहीं है। तो टिकट वितरण में ही जब मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिल पाया, चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, ये बड़ा शोचनीय विषय है। दूसरे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में अगर आए तो वहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं। भाई एनडीए और इंडी गठबंधन में एक विभिन्नता मुझे नज़र आती है कि एनडीए गठबंधन हर मंच से खुले शब्दों में बात करता है और हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म की बात कर रहा है। इंडी गठबंधन कंफ्यूज है, वो खुल के, उनके साथ विडंबना यह है कि वो मुसलमान को अपनाना तो चाहते हैं पर हिंदू को खोना भी नहीं चाहते, तो वो बड़े कंफ्यूज हैं। अब उनके कंफ्यूजन देखिए कि बंगाल में वो विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, दिल्ली में वो साथ हैं, यूपी में साथ हैं, पंजाब में विरोध कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और इस कंफ्यूजन के कारण ही इंडी गठबंधन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जनता भी बड़ी जागरूक हो गई है। अब ये सबसे बड़ी बात जो उभर के अब आ रही है कि अब तो 1 जून को 7वां चरण भी खत्म हो जाएगा जी। इंडी गठबंधन भी दावा करता है कि हमारे 300 में सरकार बनाने जा रहा हूँ। मोदी जी गए उधर, एनडीए के सारे सीटों के जो बंटवारे और जीत की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, बिहार में तेजस्वी कहते हैं हमारी सरकार बन रही है, बंगाल में ममता दीदी कहती हैं हमारी सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहते हैं मेरी सरकार बन रही है। मेरा इन सबसे एक सवाल है कि जब आप 7वें चरण में आ गए हो, सारी चीज़ें अब लगभग तय हो चुकी है, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो हमें तो आने वाले समय में ये एहसास हो रहा है कि इनमें से प्रधानमंत्री कौन। चलिए, ये तो खैर सियासी दल बैठ करके तय कर लेंगे। बिल्कुल, इसके पहले भी 23-24 पार्टियों की सरकार बनी है जी। हम लोग जिसको बोलते थे खिचड़ी सरकार, बिल्कुल, देसी भाषा में। जी जी। हिलाल साहब, आवाज आ रही है?
जी हाँ, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, राजेश आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये अभी विश्लेषण कर रहे थे। आप लोगों का दावा है, राहुल गांधी लगातार ये मन से कह रहे हैं कि 4 तारीख को ये सरकार विदा हो रही है, लेकिन भाई कैसे हो रही है ये जरा समझाइए। संजय भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले राजेश जी के सवाल का हम कुछ बात कहना चाहेंगे। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के। आप आवाज एको हो रही है, आप अपने अगर पीसीआर से कह दें कि आवाज वापस आ रही है, उसको ठीक कर दें। डॉक्टर साहब का आवाज ठीक किया जाए। हाँ जी, देखिए, जो भी बात कही है कि पहली बात ये कि संविधान बदला नहीं जा सकता है। मुंबई का केस है सर, मुंबई का केस जो है 1980 का था, उसको लेकर के बताया है। संविधान में अगर जिस तरह की मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी चाहती है और जिस तरह के उनके जो सांसद हैं, जो उनके क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, वो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हमको 400 इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान को बदलना है। तो ये कांग्रेस ने नहीं कहा है कि वो संविधान बदल देंगे। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आया है। चाहे वो अनंत हेगड़े साहब की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार के जो एमपी हैं उनकी बात कर लीजिए, राजस्थान से जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर लीजिए, मेरठ के जो आपके प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप कर लीजिए। आप जिस किसी से भी बात करेंगे वो स्पष्ट रूप से आप लोगों ने कहा है कि हमको 400 इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो इसने थोड़ा सा न्यूज देखी होती तो आपको पता होता कि वहां ये सारी सब चीजें जो है ये भारतीय जनता पार्टी से आई है। ये जो है मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया। संविधान दोनों बदलने की बात कर रही है, दोनों गठबंधन संविधान बदलने की बात कर रही है। बिलाल साहब कंटिन्यू करें। आप अगर सुकून से सुन ले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल स्वागत है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कभी संविधान बदलने की बात नहीं कही। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुसलमानों देने की बात नहीं कही। आप किसी एक का बयान दिखा दीजिए, मैनिफेस्टो में एक लफ्ज दिखा दीजिए, एक शब्द दिखा दीजिए कि उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा हो कि हम बदल देंगे। कांग्रेस का सिर्फ ये कहना है कि जो इस वक्त आरक्षण है और जितने लोगों को आरक्षण चाहिए है उसके हिसाब से आरक्षण की सीमा को बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितने ओबीसी के लोग हैं, जितने एससी के लोग हैं, जितने एसटी के लोग हैं, अगर उनकी सबको हम लोग गिन लेते हैं कि ये कितने हैं, उसके हिसाब से उनको जो है रिजर्वेशन देने की बात है। इसके लिए संविधान बदलने की बात ही नहीं है। तो ये जो निराधार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, करेंगे आप, उसके जवाब फंसेंगे तो कहेंगे कांग्रेस कह रही है। तो ये जो झूठ है, ये भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक जो बोलते हैं, इसको जनता बखूबी समझ रही है और बखूबी देख भी रही है। आज आप जो है वो अगर नीचे चले जाइए, जितने भी मतदाता है उनसे बात कर लीजिए, तो जितने भी आरक्षण से प्रभावित होने वाले लोग हैं वो सब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को बदल देगी, क्योंकि इनका इतिहास भी है। जब संविधान बना था तो उस वक्त रामलीला मैदान दिल्ली में संविधान को जलाया गया था, तिरंगे को जलाया गया था, और अंबेडकर साहब की जो मूर्ति है उसको मतलब उनके जो फोटो बना करके उसको जलाया गया था। और किसने किया था? आरएसएस ने किया था। ये इतिहास जानते हैं जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त है। ये मत समझिए कि लोग जो है वो जानते नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो पहले ये काम कर चुकी है आरएसएस के, और मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण के ऊपर जो है पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिसमें वो बिहार हारे थे। और आज की भी तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नाम लिया, जैसे अनंत हेगड़े का नाम लिया, गिरिराज सिंह का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि हम बदल देंगे संविधान। तो खुद कहेंगे हम संविधान बदल देंगे, खुद लोग संविधान की प्रतियां जलाएंगे जब संविधान बना है, खुद लोग जो है तिरंगा जलाएंगे, आरएसएस के जो मुख्यालय है उसके ऊपर झंडा नहीं लगाएंगे तिरंगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसके ऊपर झंडा लगाएंगे तिरंगा, और उसके बाद कहेंगे साहब कांग्रेस संविधान बदल ली है। कांग्रेस को संविधान बदलना होता तो हम 400 के ऊपर रखे हुए थे अपने पास ताकत, नहीं बदला था। एक बात। दूसरी बात जी, आखिर इतनी दिक्कत क्या है मुसलमानों से? आखिर इतनी दिक्कत क्या है
कि आज की तारीख में पूरा का पूरा चुनाव जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी इन्हीं चीज पे लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग, मछली, मटन और मुजरा। मतलब कमाल है, भाषा को गिरने की कोई इंतहा नहीं है। और साथ ही साथ जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उससे ही लगता है कि भाई मतलब आज की तारीख में उनकी लड़ाई जो है वो सारी की सारी मुसलमानों से है। जो भी उनको दिक्कत है मुसलमानों से, जबकि मुसलमान कुछ कह ही नहीं रहा है। उनका सीधा सीधा मताधिकार है, वो जा करके अपना मत डाल आएंगे, जो अच्छा लगेगा उसको डाल करके आ जाएंगे मत। डॉक्टर ना वो कोई मांग कर रहा है, यही बात तो राजेश जी बोल रहे थे, उनसे वादा कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो लगातार इस बात को बोलते चले जा रहे हो। समझ रहे हैं देश की जनता जो है वो देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। डॉक्टर हिलाल, यही तो राजेश आनंद जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है, लेकिन एनडीए जो है एक सिरे से हिंदुत्व के अपने कार्ड पर आगे बढ़ रही है। वोटों का ध्रुवीकरण का ये खेल है। कोई हमारे अंदर जो है कंफ्यूजन नहीं। किस बात का कंफ्यूजन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 न्याय की बात कर रहे हैं, 25 गारंटी की बात करते हैं। हम 5 न्याय के अंदर जो है वो महिलाओं के साथ न्याय की बात करते हैं, हम नौजवानों के साथ न्याय की बात करते हैं, हम किसानों के साथ न्याय की बात करते हैं, हम मजदूरों के साथ न्याय की बात करते हैं, हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भागीदारी की बात करते हैं। कब हम इसके अंदर कंफ्यूजन पाले हुए हैं? कभी किसी नेता ने कोई इस तरह का बयान दे दिया हो? एक सवाल का और जवाब जल्दी दे देते, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। जो है उसके लिए हिलाल हमें साहब, काम करना है। एक मिनट जरा मैं शिव सिंह का स्वागत कर लूं और चंचल यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप दोनों का भी चर्चा में स्वागत है जी। मेरे एक सवाल का जवाब दे देते कि आखिर क्या इन्हीं मुद्दों से 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर रहे हैं या एनडीए सरकार की विदाई कर रहे हैं? देखिए, विदाई करने का काम जो है वो हम में दम नहीं है। हम जो हमारे यहाँ कोई जो है वो ये बात नहीं करता है कि हमारी गारंटी तुम्हारी गारंटी। ये ताकत जनता में है, ठीक है। और जनता ने ये मूड बना लिया है। अभी तक की जो चुनाव हुए हैं, 4 तारीख को जो परिणाम हो रहा है, तो 4 तारीख को जनता ने जो फैसला किया है वो निकल के आएगा और जनता अब से न्याय करेगी। ठीक है। वो देखेगी कि कौन जो है वो रोजगार देने की बात कर रहा है, ठीक है, कौन गरीबी हटाने की बात कर रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई। कौन गरीब महिलाओं को जो है वो 1 लाख रुपए साल देने की बात कर रहा है। खटाखट। चलिए वो खटाखट। हाँ, आज भी राहुल गांधी थे। मयंक जी, भाई जनता ने मूड बना लिया है, डॉक्टर हिलाल का दावा आपने सुना। संजय जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज प्रथम बड़ा मंगल है, उसकी हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं समस्त देशवासियों को जी। दूसरा, ईश्वर ने चाहा तो अगले बड़े मंगल पे, दूसरे बड़े मंगल पे यानी 4 जून को एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि बजरंगबली जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। क्योंकि 500 साल बाद जो है रामलला अपने निवास पे विराजमान हुए अच्छी तरीके से। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आप समझ रहे हैं 6 चरण का चुनाव हो चुका है, लगभग 486 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और हम लोग 370 प्लस पे हैं। अब हम लोग को जो अपना टारगेट अचीव करना है वो 400 प्लस वाला है, वो उसकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि जनता इस बात को समझ रही है इस चीज़ को कि एक तरफ जैसे अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि एक तरफ नेशन फर्स्ट है और एक तरफ फैमिली फर्स्ट है, जो आपका इंट्रोड्यूसिंग कमेंट में था। तो पब्लिक इस चीज़ को समझ रही है कि कौन नेशन के लिए जा रहा है और कौन फैमिली के लिए जा रहा है। हिलाल जी, हाँ हिलाल जी, आप कंप्लीट कर लें पहले, फिर मैं बोलूँ। नहीं, आप बोलिए, हम देख रहे थे। बोलिए। वो कंफर्म कर रहे थे उनसे जवाब ले लेंगे। फैमिली फर्स्ट की बात कर रही, बस ये देख रहे थे। हाँ, ठीक है। तो फैमिली फर्स्ट और नेशन फर्स्ट की बात है कि कौन अपने परिवार को बचाने की राजनीति कर रहा है और कौन समाज के हित के काम कर रहा है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विपक्ष ने इस पूरे चुनाव को जातियों में विभाजन करने की एक राजनीति की है। मतलब पूरा चुनाव इसी में घूम गया है कि कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन क्या है। मतलब कि एक यूनिटी जो होनी चाहिए वो चीज़ नहीं। इस विपक्ष ने पूरे चुनाव को इस तरीके से गुमराह किया है। बल्कि भाई किसी, मान लीजिए किसी सांसद प्रत्याशी ने कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन मुखिया ने, भाई हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इस बात का कहा कि आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पे नहीं होगा, और इसी बात का विरोध है कि धार्मिक कोई आरक्षण कहीं समाप्त होने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ विपक्ष का एक फैलाया हुआ एक अफवाह है कि आरक्षण ये लोग समाप्त कर देंगे या इस तरीके का। तो पूरा चुनाव सिर्फ गुमराह करने की राजनीति पे हुआ है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जिन मुद्दों पे काम हुआ है उनके लिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
इसलिए पूरा चुनाव इस तरीके से घूम रहा है। और हम मुझको पूरी आशा है कि 4 जून को जब प्रचंड बहुमत आएगा तो ये जो इनके दावे हैं कि सरकार जा रही है, ये हो रहा है, आप खुद देखिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा और 2019 से ज्यादा सीटों पर हम लोग वापस आएंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है चंचल जी, देर से ही सही दुरुस्त आए। चलिए, सवाल भाई यही है कि जो मयंक जी कह रहे थे, आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो मुद्दे आपकी ओर से उठाए जा रहे हैं। हेलो जी बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोले। देखिए, सब मुजरावर्त मुद्दे का चुनाव है। विपक्ष आज इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री जी मुजरे की बात कर रहे हैं, विपक्ष मुद्दे पे बात करना चाहता है। और हम आपको बता दें, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं दी, मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आपने कहा कि बजरंग बली का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि बजरंग बली जो है, आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दलित थे, तो आदरणीय बजरंग बली जो है पीडीए के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि बड़े मंगलवार 4 जून को बड़ा मंगलवार, इसलिए आज समाजवादी पार्टी आपसे गुजारिश है कि भगवान को विभाजित ना करिए कि भगवान किसके साथ है। भगवान पीडीए के साथ है। मतलब आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि भगवान को एक रोचक चीज है, समाजवादी पार्टी से आज प्रेस नोट भी आया है। बड़े मंगल पर संभवतः आप लोग अब जो पूजा पाठ करते हैं उसकी तस्वीर भी अब जारी हो रही है पार्टी कार्यालय से। हाँ ठीक है। जी सुने संजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बड़े मंगलवार के दिन सफाया तय हो चुका है, क्योंकि आपको याद कुशासन और जो है क्या नाम है काले कारनामों की वजह से। और यही बजरंग बली ही जो है 4 जून को बड़े मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी ने बात कही कि जातियों में विभाजन की बात कर रहे थे बीजेपी के साथी ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आप देखिए संजय जी, ये वही लोग हैं जो जब मंत्री बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, पूरे देश में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं कि हमने पिछड़ी जाति के इतने जातियों को हमने मंत्री बनाया, हमने एससी के लोगों को इतनी मंत्री बनाया। हिंदुस्तान के इतिहास में से कोई सरकार ने इससे पहले कभी नहीं किया होगा कि हमने इतने लोगों को मंत्री बनाया। दूसरी बात, इन्होंने बात कही कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड जो चेहरा है जनता के सामने है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ और विद प्रूफ बताता हूँ। आपको याद होगा अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव चल रहा था, स्टेट इलेक्शन और आपके जो है क्या आम चुनाव भी चल रहे थे वहाँ पे लोकसभा के भी, उसमें बीजेपी का बकायदा बीजेपी और टीडीपी और जनसेवा पार्टी का एक कंबाइंड मैनिफेस्टो जारी हुआ, कमल छपा हुआ था। उसमें कहा जाता है कि हम मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण देंगे और हर महीने 5,000 रुपए महीने के हिसाब से जो है मस्जिद को मेंटेनेंस के नाम पे देंगे। तो वही प्रधानमंत्री जी उसके लिए रोक टोक करते हैं। तो बीजेपी का दोगला चेहरा ये कि डबल स्टैंडर्ड जो चेहरा है ये आम जनता के सामने आ चुका है। आप बताओ, आंध्र प्रदेश के लिए आप कहते हो कि जो है हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, वहीं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। तो इनका चेहरा तो जनता के सामने आ चुका है। कितनी दोगली बातें करते हैं ये लोग। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अभी हमारे साथी ने बात कही कि हम विकास की बात कर रहे थे। आप मुझे बताओ, आज अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है तो जो 60 साल बनाम 60 महीने मांग के जनता के बीच में आए थे, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के ऊपर वोट मांगे, प्रधानमंत्री जी जो है क्या नाम है देश के लिए उसके ऊपर वोट मांगे, जो उन्होंने अभी आपको पुलवामा अटैक हुआ था उसके ऊपर वोट मांगे प्रधानमंत्री जी, जो पहले मांगा करते थे। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार के ऊपर, अरे भाई वो आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना पे क्यों नहीं वोट मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी जो है गंगा सफाई के ऊपर वोट मांग ले, आदम गांव के ऊपर वोट मांग ले, जो है ये सब सारी बातों के ऊपर वोट मांग ले, लेकिन नहीं मांगना है इनको बस केवल क्या करना है, हिंदू चंचल को ये अपनी कमियों पे वोट क्यों मांगेगा भाई? सुन लीजिए ना, आप जानते हैं क्या है, अब क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ। आप बताओ, इतनी हास्यास्पद बयान जो है प्रधानमंत्री जी की, आज दुनिया के लोग हंस रहे होंगे कि बताओ प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही पब्लिक प्लेस में और मीडिया को इंटरव्यू दिया उन्होंने, मैं बायोलॉजिकल नहीं अपने आप को मानता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए चंचल अभी रोकूंगा तो क्योंकि मजबूरी है एक अल्प विराम लेने की, उसके बाद फिर आपको मैं कंटिन्यू करूंगा। जी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center,
आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सारे मेहमानों का। शिव जी भाई, आपने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, इस पर आपका जवाब चाहेंगे? जी एक बार पुनः बोल दीजिए। जी, सवाल उनका यही था कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, या जन सरोकार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उसको लेकर के आप वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात होती है, मटन की बात होती है, मुजरे की बात होती है, ये तमाम तरह की बातें सियासी मंच से आप लोग ला रहे हैं। देखिए, 7वें चरण का चुनाव है, चुनाव संपन्न हो रहा है जी, और आप देखेंगे जो जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास इन्होंने शुरू से किया था, और वो आज तक उसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपने जिन जिन मुद्दों को छेड़ा, आप सभी मुद्दों पर आप फेल हो गए। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो जब महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, तो आप जब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जो आधी आबादी है वह, आप यकीन मानिए कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा के साथ सम्मान दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। अब हमारे साथी मित्र बरगलाने की बात करते हैं। आप चाहिए, इन्होंने एक लाइन पकड़ ली थी, संविधान को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव है भाई, अब तो मुद्दा बदल लीजिए। आप जनता के बीच में जाएंगे, वो संविधान के विषय में आपसे चर्चा नहीं कर रही है, आपके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आपकी सरकारों के क्रियाकलापों को जनता बहुत अच्छे से जानती है। आपने किस तरह से प्रदेश में गुंडई, बलात्कार, छिनैती का काम आपके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, आपके द्वारा गुंडों को पोषित करने का काम किया गया। आप उस पर भी कभी बात कर लीजिए। हम सुशासन की बात करते हैं, माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखेंगे सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के माहौल को, जो बिगड़ा हुआ माहौल था, उसको बिगाड़ने से रोका है, माफिया राज को बिल्कुल खत्म किया है, और 4 जून के बाद माफिया राज से मुक्त प्रदेश को घोषित करने वाले हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही तो किया गया है। लेकिन साथी मित्र उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास खुद ही कोई मुद्दा है। इनके पास मुद्दा है
तो वह मुद्दा है आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा है तो वह संविधान खत्म कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो वह निश्चित रूप से मानिए वह खुद कहने लगी है कि निरर्थक चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का कोई सरोकार नहीं है। ठीक है चंचल जी, संजय जी मेरी बात जी मेरी, हाँ देखिए हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी जो बातें कही है, मैं इनसे बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, शायद एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, अगर ये पढ़ते तो आप सोचिए लखनऊ के अंदर जो एक आईएएस रैंक के अधिकारी की जो है पत्नी के साथ जो घटना घटी है, इसी लखनऊ के अंदर अभी देखा एक बंदे ने जो जिस तरीके से शूटिंग कर रहा था पिस्टल निकाल करके सरेआम विभूति खंड में। और उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम बात कर लें, आज महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो छिनैती डकैती और जिस तरीके से लखनऊ के अंदर सरेआम घटनाएं हो रही हैं, और आप बताओ अभी 2 दिन अपना घर बंद करके चले जाओ, यहाँ पे अगले दिन आपके घर में चोरी हो जाएगी। और ये बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करने वाले जुमलेबाज छातेबाज लोग हैं, इनसे पूछो अगर आप बताओ एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं पढ़ते हो क्या? एनसीआरबी की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो शर्म की बात तो ये है, क्या मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर विकास की बात कर रहे थे ये, आज मुझे बता दें लखनऊ के अंदर एक कोई काम जिसका मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ राजधानी के अंदर जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। मैं आपको बता दूं, हम लोग तो हमेशा विकास की बात करते हैं। संजय जी आप बगल से स्टार्ट कर लो, एशिया का सबसे बड़ा जनस्तर मिश्रा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो कैंसर इंस्टीट्यूट जो आपका सबसे बड़ा गजरिया सिटी के अंदर, अंतरा स्टेडियम, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, एससीएल कैंपस, बगल में आप पढ़ोगे सानी एवर, डायल 100 की बिल्डिंग, लाशियो मॉल, उसके आगे और आप पढ़ोगे गोमती रिवर फ्रंट, उसके और आप आगे पढ़ोगे तो लीवर ट्रांसप्लांट बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट बिल्डिंग, पीजीआई के अंदर एक्सटेंशन करने का काम किया, 200 बेड का मास्टर अस्पताल, और आप आगे बढ़ोगे 100 बेड का रामसागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। चंचल जी फिर शिव भी अभी पूरी सूची गिनाने लगेंगे, आयुष्मान भारत से लेकर के उज्ज्वला तक। पूरी बात है जी, उसके बाद भी जनता ने इन्हें नकार दिया बात। इनसे अगर एक काम मैं पूछ लूं ईमानदारी से, ये बता नहीं पाएंगे मुख्यमंत्री जिसका शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, लेकिन ये क्या है, झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं बीजेपी के नेताओं। चलिए ठीक है, शिव से आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। शिव आरोप का जवाब दे दें, फिर हम चलेंगे हिलाल साहब के पास। यह समाजवादी पार्टी सरकार है, अभी पूर्वांचल में चुनाव होने वाला है, 1 तारीख को वोटिंग है। आप देखेंगे किस तरह से संगठित अपराध को पोषित समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किया गया, किस तरह से माफिया राज चलता था, किस तरह से अरे सुन लीजिए, किस तरह से थानों में इनकी एफआईआर तक जो पीड़ित होते थे उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी। आप देखिए योगी जी की सरकार में ये लखनऊ के इन्होंने 4 नाम बता दिए, लेकिन आप देखेंगे कि संगठित अपराध जो था उसको पूर्णता योगी जी की सरकार ने पूर्णता बंद किया है। और कहीं भी आप गुंडे माफियाओं की दशा देख रहे हैं, थाने में जाके सरेंडर कर दे रहे हैं, नहीं कर दे रहे हैं तो प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो नाखून काट के जो सड़कों पर राइफल और तलवारें लेके घूमते थे वह घरों में जाकर दौड़ के बैठ गए। यह योगी जी की सरकार ने किया। आप 1-2 घटनाओं का जिक्र करके आप देखेंगे आपने किस तरह से माफिया राज को बढ़ावा देने का काम किया, आप ये भूल गए। आप लाइनर की बात करते हैं, ठीक है 100 नंबर आपने बनाई। चलिए दोनों की बातें आगे, दोनों की बातें आगे। नंबर को है पुलिस करके अपने कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करने का काम आपने पंच द्वारा किया, उसी पुलिस को आपने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि पुलिस की हैसियत क्या है, आप बात करते हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर हिलाल भाई, बीजेपी का साफ दावा है कि उन्होंने महिला सम्मान की बात करते हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं। भाई इसमें आप लोगों को क्यों गुरोज होता है, क्यों एतराज होता है? संजय भाई देखिए, महिला सम्मान जो है वो मणिपुर से शुरू करें, जिसने सारे देश का नाम जो है वो सारी दुनिया में कितना ऊंचा किया था। डबल इंजन की सरकार थी ना मणिपुर में, वहां के ऊपर किसी और की सरकार तो थी नहीं। देखिए उन्होंने महिला सम्मान क्या किया था कि शर्म आ जाए किसी के सामने भी जाते में, और उसके ऊपर एक शब्द जो है वो हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था। किस मुश्किल से संसद में जो है जब बहस करने की बात हुई, वो बहस करने को नहीं तैयार थे, उसमें बात करने को नहीं तैयार थे, और महिला सम्मान की बात करेंगे। उसके बाद में फिर आ जाइए आप ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब, उन्होंने क्या सम्मान किया है। जो ओलंपिक की जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं, जो कुश्ती के अंदर भारत का नाम रोशन करती हैं, उनके साथ क्या सम्मान का काम किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब ने, उसके बारे में बात करेंगे, क्या सम्मान दिलाया है। चलिए और आ जाइए बनारस आ जाइए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता, उन्होंने क्या सम्मान किया है। वहां की जो आईआईटी की छात्राएं थी,
अरे कुछ तो शर्म करें, आप कुछ तो शर्म करो। कैसे करेंगे शर्म? जो लोग प्रफुल्ल रवन्ना के लिए, जिसके 2000 से ऊपर वीडियो हैं, उसके लिए वोट मांग सकते हो, कह सकते हैं कि इनको वोट मिलेगा तो सीधा वोट वो मेरे पास आएगा। चलिए, अब तो रवन्ना आ रहे हैं ना, आप लोगों ने बहुत मुद्दा उठाए। 31 जून को SIT के सामने पेश होने जा रहे हैं वो, ठीक है? जी जी जी, देखिए आ जाए, अच्छा है। तो ये जो है, ये जिस पार्टी का इतिहास है, वो कह रहा महिला सम्मान की हमने बात की है। भाई कमाल के लोग हैं ये, किसी तरह की शर्म हया इज्जत कुछ नहीं है, महिलाओं की भी इज्जत नहीं कर सकते। संजय जी, तो वो पार्टी है इसमें। अब रही बात विकास की, चंचल आते हैं। विकास के नाम के पर आप देख से एक सवाल ले लेंगे, फिर राजेश जी के बाद। जो मेरा सवाल एक सेकंड अच्छा रहेगा। विकास के ऊपर अब आप एक सवाल ऐड कर लीजिए। विकास के नाम के ऊपर आप चलिए हमारे साथ बनारस। बनारस के विकास के नाम के ऊपर बनारस में जो काम लोग हैं, उनको तो मिला है तीसरे और चौथे, जो 3rd क्लास और 4th क्लास एम्प्लॉयज वाला काम होता है, वो वाला सफाई कर दो, डेस्क साफ कर दो। और वहां से विकास कहां हुआ है? गुजरात के व्यापारियों का हुआ है विकास। बनारस का व्यापारी जो है, उसका व्यापार समाप्त हो गया। वो जो है, वो आज की तारीख में वो मतलब जो तृतीय और चतुर्थ दर्जे का काम है, उसके न कर रहा है। वहां के ऊपर जितनी क्रूज चल रही है, किसकी है? गुजराती व्यापारियों की है, बनारस के व्यापारियों की नहीं है। लेकिन डॉक्टर, एक बात है कि जितने मेरे दोस्त और जितने लोग गए हैं वहाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखकर जो आया है, सबने तारीफ की है। चलिए, मयंक जी, जवाब आपसे ले लेते हैं। इसके लिए आपने जो है वो पूरी तरह से जो बनारस के सवाल है, बनारस के लोग हैं, उनके साथ क्या? एक बात। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसमें चंचल, उसका जवाब लालू यादव ने दे दिया है, वो हमने बाइट चलाई भी थी। तेज दौड़ रही है, स्मार्ट सिटी सारे बन गए हैं। मोदी जी ने जिस गांव को गोद लिया था, जय गांव, उसके अंदर देखिए कितना विकास हो गया है। जो वहां पर घाट है, वहां की सीढ़ियां टूटी हुई है, और नमामि गंगे के नाम पे 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। ये CAG की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। संजय जी, ये विकास हुआ है। वाराणसी के अंदर जो आप कॉरिडोर की बात कर रहे हो, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप चेक करा लीजिएगा। समाजवादी सरकार की देन थी, जो है अपनी कैबिनेट से पास कराया। उसके अलावा वो मैं चर्चा कर चुका हूँ चंचल, वो मैंने चर्चा की थी कि अखिलेश कैबिनेट में काशी कॉरिडोर का मामला आया था। इस पर मैं हर चर्चा में बोलता हूँ, लेकिन उसमें काम काफी तेजी से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मयंक जी, भाई आपके सामने तो स्थितियां अजीब हैं, क्योंकि आप लोग तो किसान की राजनीति करते हो, लेकिन जब नारी सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो आरोप लगता है, चूंकि आप घटक दल हो तो उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, तो स्थितियां तो थोड़ी ऑकवर्ड होती हैं ना आपकी भी। संजय जी, 2006 से हम विपक्ष में थे, और इस बात का मैं जवाब कई बार आपको हम दे चुके हैं यहाँ पर कि अब जरूर जवाबदेही, क्योंकि जब NDA की सरकार बनेगी, जब NDA के हम पार्ट होंगे, तो जवाबदेही जरूर हमारी रहेगी। तो 2029 में हम पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके बैठेंगे आपके सामने कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, नंबर 1, ठीक है? क्योंकि इसके पहले हम विपक्ष में थे, और विपक्ष में रहते हुए भी किसानों के लिए हमने संघर्ष किया है। नंबर 2, अभी जैसे हिलाल जी ने कहा, मणिपुर की घटना का जिक्र किया, और हिलाल जी ये चाह रहे थे कि मणिपुर की घटना के लिए बहस, तो अब उस विभत्स घटना का बहस का कराने का क्या स्तर होना चाहिए? मतलब क्या इनके कान इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे कि जो वहां पर चीर रहना जिस तरीके से हुआ, उसके उस मुद्दे को लेकर बहस की जाए, जैसे विपक्ष राजनीति कर रहा है? मणिपुर में जो स्टेप लेना चाहिए था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, ठीक है? अब उस पर बहस करके क्या इन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए जो विपक्ष कर रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो सिर्फ राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं। दूसरा, अभी चंचल जी एक मैन भाई सबको बता दिए क्या कार्रवाई की गई है, हम लोग भी जान जाएं। चंचल जी अभी एक बड़ा प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, उन्होंने कहा था कि मयंक भाई से प्रश्न लीजिए। मयंक जी, मणिपुर में क्या कार्रवाई की गई, हम लोग को भी तो जानकारी हो जाए। जिन लोगों ने वो घटना में थे, उन लोगों को क्या हुआ, फांसी पे लटका दिया गया, जेल में बंद किया गया? ठीक है डॉक्टर साहब, वो अभी ले लेंगे। ये RLD के प्रवक्ता है, मयंक जी को पहले सुन ले। हाँ बोले। अभी चंचल जी एक चीज प्रश्न कर रहे थे कि वो मोदी जी को अवतार मानते हैं या इंसान। तो पहली चीज़ तो ये बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे कि अवतार है या इंसान है, जो भी वो बयान आया। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं RLD का हूँ। नंबर 1 ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग अवतार का मतलब ही नहीं समझेंगे। अरे मयंक जी, ऐसे बहुत एक से सुन लीजिए ना। जी, मैं आपके पक्ष में ही बोल रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने और राजेश आनंद जी ने देखी थी, जब सोनिया गांधी को देवी माँ के रूप में
हाँ, प्रस्तुत दिया गया था। वो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो अपने नेताओं में कोई अवतार मानता है। अब वाराणसी में एक मंदिर बना है जिसमें मोदी जी की पूजा हो रही है, तो ये तो जिसकी जैसी भावना है। चलिए हाँ, नहीं, मेरा चंबल में ददुआ की मंदिर बना हुआ। चंचल जी को जवाब ये है कि भाई अवतार और ये सारी चीजें आप लोग शायद इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग ईश्वर में यकीन रखने वाले व्यक्ति नहीं है। आप उन लोगों की पीठ थपथपाते हैं जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। आप वो लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी और उनको आपने अच्छे अच्छे पद दिए थे। तो इस तरीके के तो आप लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज है ना कि जो पूरे टाइम अभी आपने तमाम चीजें विकास की बताई कि लखनऊ में ये हो गया, लखनऊ में वो हो गया। तो मेरा मानना ये है कि हर सरकार कुछ ना कुछ काम करती जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि कोई सिर्फ काम करता है और कुछ सरकारें होती है जो उस काम के आड़ में अपना खजाना बढ़ते हैं। तो ये जनता ने देखा है कि किसकी कितनी संपत्ति 10 सालों में बढ़ गई है। और एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जैसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो जनता इस बात को समझ रही है कि एक तरफ गठबंधन के जितने लोग हैं सबके ऊपर कोई ना कोई आरोप है। अभी लाल जी बड़ा महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक भी चीज नहीं बोली जिनकी पार्टी के सांसद के साथ ऐसा होता है और वो इन्हीं के पार्टी के गठबंधन के साथी है। तो ये एक बेमेल गठबंधन है जिसका सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना है। और ये आप देखिए अभी 1 जून को ममता बनर्जी ने कोई बहाना लगा के जैसे भी एक दिन चुनाव हो गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। तो इंडी गठबंधन में बिखराव 1 जून से ही नजर आना शुरू हो गया है, वो जो 4 जून को और उजागर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। कुछ नहीं, भ्रष्टाचार पे कह रहे थे कि चंदे के धंधे पे भी कुछ बोल दीजिएगा। थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर बता देते कि वहां के पास जो है वो चंदा दो धंधा लो और तो और सबको कोरोना का टीका तक लगा दिया, नहीं ठीक है। सारे देश को जान मैंने पहले ही बोला था मयंक कि कांग्रेस का आरोप चूंकि आप घटक दल को इसलिए आ रहा है। शिव जी भाई जवाब दे दीजिए डॉक्टर हिलाल के आरोपों का। संजय भाई बस एक सेकंड, जो आपने कहा कि लोगों ने जो है वो सोनिया जी की जो है उसको भी दुर्गा जी की तरह या बहुत तरह से उनकी तस्वीरें दिखाई हैं, उनके अवतार की बात की है। देखिए 2 चीजों में अंतर है। कभी किसी ने ये कहा कि भगवान जो है वो स्वयं भक्त हैं किसी इंसान के, जैसा कि संबित पात्रा उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जगन्नाथ जी जो है भगवान जगन्नाथ जी वो मोदी जी के भक्त हैं। ऐसा कभी आपने सुना? अरे भाई कई बार भावनाएं जो होती हैं वो अतिरेक में बह जाते हैं। प्रवक्ता और भावनाओं की बात होती है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कि मेरा जन्म जो है वो वैसे नहीं हुआ जैसे इंसान। अरे बहुत सारे उदाहरण है डॉक्टर साहब। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के नाम पे एक मंदिर बना था, हालांकि बाद में उसको हटवाया गया था। वो भावनाएं अपनी होती हैं, चलिए उस पर चर्चा करने से बहुत ज्यादा ये नहीं है। संबित पात्रा जी की नजर में अगर वो दिखते होंगे अवतारी तो अवतारी होंगे। राजेश जी नहीं अवतार दिखे कोई बात, लेकिन भगवान ही उनके भक्त है। संबित पात्रा तो कहते हैं कि भगवान मोदी जी के भक्त, और मोदी जी खुद कहते हैं कि उनका जन्म आम इंसानों की तरह नहीं हुआ, जैसे हमारे आपके माँ बाप है वैसे उनके नहीं है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं। चलिए ये तो कहने वाली बातें हैं, इसको चर्चा में लाने से क्या होगा। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के कौन माँ है कौन पिता है। शिव जी भाई इस आरोप का जवाब दे दीजिए। कहा है, किसी दूसरे ने नहीं कहा है, उन्होंने खुद ने कहा है। ठीक है चलिए राजेश जी। जहाँ तक ये जात पात और इन सब चीज़ों की बात है, देखिए श्री राम ने कभी सिंह नहीं लिखा, श्री कृष्ण उन्होंने कभी यादव नहीं लिखा, परशुराम श्री परशुराम इन्होंने कभी शर्मा नहीं लिखा। पर हम लोग जाति में बटे पड़े, यादव सिंह क्षत्रिय दलित इन सब चीज़ों में। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा, श्री कृष्ण के बड़े आत्मीय मित्र थे सुदामा, यानी यादव और ब्राह्मण। और विडंबना देखिए कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो यदुवंश को चला रहे हैं सत्ता में राजनीति में, एक का गठबंधन जो सिंबॉलिक वर्ड आता है वो आता है MY और दूसरे का आता है PDA, माने अपने को यदुवंश के वंशज बताते हैं। और जिनका सबसे सहयोगी परम मित्र सुदामा रहा हो ब्राह्मण। आज की राजनीति कहां से कहां आई है इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये देखने वाली बात होती है। और इन सब जात पात की राजनीति तो होगी। चंचल जी ने कहा, राजेश जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से सियासत हम लोग देख रहे हैं अक्सर ये बोला जाता है, इसमें कई बार
रोक भी लगाई गई कि कोई जातिवादी सम्मेलन नहीं होगा। आपको याद होगा अदालत का फैसला भी था, तमाम तरह की चीज़ें थी, लेकिन आज भी उसका नाम बदल दिया जाता है ना। और वो राजनीति का जरिया रहता है और हमें लगता है कि कोई भी सियासी दल ऐसा नहीं होता है जो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्याशी न उतारता हो। यानी कुल मिलाकर के जातवाद तो ख़त्म नहीं होना है, चाहे उसके लिए जो भी आप विश्लेषण कर लें या जो भी कुछ कर लें, चाहे वो जितनी सख्ती कर ली जाए। चुनाव आयोग ने अभी हाल में ही जो दिशा निर्देश जारी किए थे, सियासी दल उसका कितना पालन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम दल हो, उस पर भी कोई अमल होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल अंदर से इशारा हो चुका है कि अब चर्चा को यहीं समाप्त किया जाए। तो फिलहाल मैं सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, लेकिन ये तो तय माना जाएगा, ये तो तय कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो आखिरी चरण का जंग है, जो 1 जून को मतदान होना है, उसमें भी हमें लगता है कि आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर नजर आएगा। एक से बढ़कर एक मुद्दे आ रहे हैं। एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आरक्षण बचाने की बात हो रही है। पता नहीं जन सरोकार से हट करके क्या क्या मुद्दे मंच पर तैर रहे हैं। फिलहाल हम चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इस चर्चा के जरिए हम जनता तक वो बात पहुंचाएं कि उनके सरोकार के लिए कौन सा सियासी दल उनके साथ खड़ा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी डिबेट में। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 39388172। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएं